हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। कोई भी एस्पिरेंट जो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस और डेली करंट अफेयर्स आपके पास समय पर पहुंच सके। आज के सेशन में हम 24 मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की वीडियो में हमने जोड़े हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी डे। कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस? तो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स कलाम 100 रॉकेट? कलाम 100 रॉकेट दैट विल प्रोवाइड द विक्रम 1 रॉकेट्स थर्ड स्टेज इंजन। यानी क्या है, जो हमारा विक्रम 1 रॉकेट है वो क्या है, जब लॉन्च होता है तो उसकी स्टेजेस आती है लॉन्चिंग के दौरान। तो थर्ड स्टेज को जो भी अपना रॉकेट या जो भी मशीन उसको थर्ड स्टेज को एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, उसका सक्सेसफुल परीक्षण हो चुका है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, स्काई रूट्स एरोस्पेस ने क्या है, कलाम 100 रॉकेट को बनाया है, जो कि विक्रम 1, उन्हीं के विक्रम 1 रॉकेट के लॉन्चिंग की थर्ड स्टेज को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट मिड year update 2022 report has declined India's GDP growth projection from 6.7% to what percent? यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट है, WESP है, इन्होंने मिड ईयर जो अपडेट रिपोर्ट होती है, अपडेट द ईयर रिपोर्ट होती है, उसमें इंडिया की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ को कम बताया है। और वो पहले कितनी थी, 6.7% थी, अब वो कितनी हो गई है आपसे पूछा है। तो ये अब 6.4% हो गई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, 6.4% हो गई है। पहले ये 6.7% थी। उसके बाद नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन विच माउंटेन? यानी नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक वेदर स्टेशन लॉन्च किया है, इंस्टॉल्ड किया है। तो ये कौन से माउंटेन पर लॉन्च्ड इंस्टॉल्ड किया है? तो ये किया है माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट, यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ई है। देखिए, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है, वो है अपनी 8,848 मीटर, और इन्होंने 8,830 मीटर पर इसको इंस्टॉल कर दिया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित वेदर स्टेशन होगा। ठीक है, 2026 में इसको सौंप दिया जाएगा नेपाल गवर्नमेंट को, किसके द्वारा? नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 21 मई। यानी 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। ये किसकी डेथ एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है? किसकी डेथ डेथ एनिवर्सरी पर इसको मनाया जाता है? ये हमारे कौन से पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये पूछा गया है। तो ये थे अपने राजीव गांधी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये कहता है कि राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर क्या है, ये एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु एक बॉम्ब ब्लास्ट से हुई थी। ठीक है, तो आपको पता होगा। उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लो ऑफ व्हाट व्हाट वैल्यू? ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2022। यानी जो वर्ष 2022 है उस दौरान जो भारत की गवर्नमेंट है, भारत सरकार ने जो सबसे ज्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को नोट किया है, यानी भारत में अभी तक का सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। तो ये कितना था, इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी अपनी
3.57 बिलियन यूएस डॉलर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। उसके बाद हु हैज won the first prize for Amazon संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022। अमेजोन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है अपने सुभाष ओला जी ने। सुभाष ओला जी के बारे में बात करें तो सुभाष ओला जी राजस्थान के एक एंटरप्रेन्योर है और ये इन्होंने एक इन्वेंट किया है, एक इन्वेंशन किया है। क्या इन्वेंशन किया है कि ये क्या है, स्टीम को रिसाइकल करके एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टीम से अगर हमने कोई वर्क निकाल लिया, वर्क फोर्स निकाल लिया, उसी को रिसाइकल करके हम फिर से उसको एनर्जी, वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है और इसके लिए उनको फर्स्ट प्राइज दिया गया है अमेजोन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड Meteorological Day (WMD) is annually observed across the globe on which day to create awareness about the meteorology, science of measurement and its application। मेट्रोलॉजिकल माप के विज्ञान और अनुप्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मेट्रोलॉजिकल दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मई को। तो आप याद रखेंगे, ये 20 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें व्हाट इज द थीम ऑफ फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2022 के लिए जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे था उसके लिए थीम क्या थी? तो थीम पूछी गई है, तो थीम इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम यहाँ पर आप देखेंगे तो इस साल की जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की थीम थी वो थी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या है? मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो डी है। मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा 2022 के वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम थी। आगे बढ़ते हैं। द यूएन जनरल असेंबली इन इट्स रेजोल्यूशन, यूएन जनरल असेंबली ने अपने रेजोल्यूशन में डिक्लेयर किया है डैश टू बी द वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग एंड डेवलपमेंट। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प में खालिस्तान को, यानी कौन से दिन को संवाद और विकास के लिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया है। यानी कौन से दिन को द वर्ल्ड डे फॉर एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी एंड डायलॉग एंड डेवलपमेंट घोषित किया है यूएन ने। तो ये वो दिन है 21 मई का। 21 मई को उन्होंने कहा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन ई रहेगा, 21 मई को ये माना गया है यूएन के द्वारा कि ये क्या है, वर्ल्ड डे फॉर एग्रीकल्चर, कल्चरल डाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर नहीं, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग एंड डेवलपमेंट रहेगा। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। डैश एंड अमेजोन पे टाई अप टू ऑफर यूपीआई पेमेंट। यानी कौन से बैंक ने और अमेजोन पे ने टाई अप किया है, गठबंधन किया है ताकि यूपीआई पेमेंट को आसान बनाया जा सके। ठीक है, तो ये ऐसा करने वाला बैंक है आरबीएल। तो यहां पर राइट ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आरबीएल ने अमेजोन पे के साथ एक टाई अप किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद which was the top most investor in India during fiscal year 2021-22। 2021 और 22 साल के लिए जो भारत में इन्वेस्ट करने वाले कंट्रीज हैं उनमें टॉप किसने किया है, उस लिस्ट में टॉप कौन है? तो ये है सिंगापुर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? सिंगापुर है। यानी सिंगापुर ने 2021 और 22 वर्ष के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है भारत में। उसके बाद अगर बात करें who among the following has bought a franchise in the UAE T20 लीग। देखिए भारतीय एक कंपनी है, एक ब्रांड है जिसने यूएई के T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी खरीदी है। वहां पर 6 टीम है, 6 में से एक फ्रेंचाइजी क्या होगी? भारत के एक ब्रांड के पास होगी और वो कौन है? वो है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप ने जो यूएई T20 लीग है वहां पर एक फ्रेंचाइजी खरीदी है। उसके बाद इन विच इंडियन सिटी द न्यू डेवलपमेंट बैंक ओपनड ए रीजनल ऑफिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी तरीके से किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक रीजनल ऑफिस खोला है, तो भारत के किस सिटी में खोला है?
और ये सिटी भी बिल्कुल अपने आप में एक यूनिक सिटी है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और ये है गिफ्ट सिटी इन गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद अहमदाबाद के पास क्या है, एक सिटी बनाई जा रही है, एक टेक सिटी बनाई जा रही है, जिसको गिफ्ट सिटी गुजरात बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक रीजनल ऑफिस खोला है। ये थी आज के हमारे एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं 24 मई की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ। पहली न्यूज है, यूनाइटेड नेशन यूएन ने इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला इन मार्क्ड ऑन 23 मई। यानी क्या है, यूनाइटेड नेशन ने एक एक दिवस 23 मई को क्या है, एक एंड टू ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला नोट डाउन किया है, मार्क किया है। यानी इस दिन क्या हुआ था, ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला का अंत हो गया था, इसलिए 23 मई को एक यादगार के रूप में एक इंटरनेशनल डे घोषित किया है यूएन ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, ये 23 मई को मार्क किया गया है। और ये क्या प्रमोट करने के लिए मार्क किया गया है, ये जो ट्रीटिंग है और प्रिवेंशन है ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला को, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको घोषित किया गया है। देखिए, जो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला है, ये महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान एक बीमारी होती है। ठीक है, जिसका अंत 23 मई को हो गया था। मतलब एक तरीके से ये माना गया था कि इसका अंत करना है, तो 23 मई को ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला का एंड डे माना जाता है। ठीक है, तो इसको ये यूएन के द्वारा इसको घोषित किया गया है। अगर हम बात करें तो 2003 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनएफपीए क्या है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी एंड इट्स पार्टनर लॉन्च द ग्लोबल कैंपेन टू एंड फिस्टुला। 2003 में ये एक ग्लोबल कैंपेन शुरू किया गया था यूएनएफपीए के द्वारा। ठीक है, ताकि जो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला है उसको अंत किया जा सके। ठीक है, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, तो इसके हेड नतालिया कनीम है। नतालिया कनीम बहुत बार पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनपीएफ के बारे में। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म यूएनएफपीए की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। ठीक है, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 22 मई को मनाया गया। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया 22 मई को। अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि 22 मई को मनाया गया है, ये मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस और समझ पैदा की जा सके, जो कि रिलेटेड होती है बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज को लेकर। ठीक है, यानी बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज को लेकर लोगों में अवेयरनेस और समझ पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2022 के इस दिन की थीम क्या थी, तो ये थीम थी बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ 2022 के इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के लिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग ने टाइटल जीता है, कौन सा, सॉरी, यूएफए यूरोपा फुटबॉल लीग का जो टाइटल है वो जीता है जर्मनी की एंट्रेंच्ड फ्रैंकफर्ट ने। जर्मनी की एंट्रेंच्ड फ्रैंकफर्ट जो टीम है, उसने यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग के टाइटल को जीत लिया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें तो जर्मनी के एक क्लब है, फुटबॉल क्लब है, और उसका नाम है एंट्रेंच्ड फ्रैंकफर्ट। इन्होंने जीत लिया है यूरोपियन ट्रॉफी को, जो कि 42 साल बाद जीता गया है। 42 साल बाद इस क्लब ने ये ट्रॉफी जीती है, और किसको हराकर, रेंजर्स को हराकर। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो टूर्नामेंट था, ये स्पेन में आयोजित किया जा रहा था। ठीक है, और इसमें जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, मैन ऑफ द मैच वो रहे हैं केविन ट्रैप। केविन ट्रैप यहाँ पर क्या है, जो कि एंट्रेंस्ड फ्रैंकफर्ट के एक खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर मैन ऑफ द मैच रहे हैं। उसके बाद इंडिया सेलिब्रेट
250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन राय। भारत ने क्या है 250वीं जयंती को मतलब मनाया है राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती को भारत ने मनाया है, बड़ी धूमधाम से मनाया है। तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। जो 250वीं 250th बर्थ एनिवर्सरी थी राजा राम मोहन राय की, वो सेलिब्रेट की गई है इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव, अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव एक कैंपेन है, इसके अंडर राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती सेलिब्रेट की है भारत ने। ठीक है, अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक ऑर्गेनाइज किया था एक सेरेमनी को 22 मई 2022 को, 22 मई 2022 को एक सेरेमनी बनाई गई थी, सेरेमनी इनॉग्रेट की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा सेलिब्रेट की गई थी, मतलब एक इनॉग्रेट की गई थी और इसमें राजा राम मोहन राय के जयंती को मनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस सेरेमनी में गवर्नर थे बंगाल के, कौन? जगदीप धनकर जी। जगदीप धनकर यहाँ पर सेरेमनी में उपस्थित थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो ये हमारे लिए किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके बारे में जानना। तो यहाँ पर मैंने राजा राम मोहन राय के उन सभी फैक्ट्स को इंक्लूड किया है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो इनका जन्म राधानगर हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वेस्ट बंगाल में, राधानगर हुगली डिस्ट्रिक्ट में। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा स्थापित की थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1814 में। इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना 1821 में कर दी थी। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की? 1821 में। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति भी यही है। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में कर दी थी। ऐसे ही इन्होंने सती प्रथा के अबोलिशन के लिए, सती प्रथा को मिटाने के लिए क्या है मिटा दिया था 1829 में। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत करवा दिया था। ऐसे ही इन्होंने, अगर बात करें बंगाली न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी क्या है? इनका बंगाली न्यूज़पेपर था और इन्हीं का एक पर्शियन न्यूज़पेपर भी था जिसका नाम था मिरात उल अखबार। इनको पर्शियन बहुत अच्छी आती थी। अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय को एक टाइटल दिया गया है फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस। फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि राजा राम मोहन राय के बारे में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी है। आगे बढ़े, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम। पेटीएम ने विजय शेखर शर्मा को रीअपॉइंट किया है एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ द कंपनी। अगर इनके बारे में बात करें तो विजय शेखर शर्मा को रीअपॉइंट किया गया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम फॉर द 5 ईयर टर्म्स। 5 साल के लिए इनको फिर से अपॉइंट कर लिया गया है। इन्होंने एक और अपॉइंटमेंट को अप्रूवल दिया है बोर्ड, जो यहाँ का पेटीएम का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इन्होंने एक और अपॉइंटमेंट घोषित की है, वो है मधुर देवरा। मधुर देवरा को इन्होंने होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है। ठीक है, अगर हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम की जो स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें जो सलील परेख है, सलील परेख जी हैं, इनको रीअपॉइंट किया गया है एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ इंफोसिस। इंफोसिस कंपनी के एमडी और सीईओ को फिर से नियुक्त किया गया है जो कि सलील परेख है। इनके बारे में बात करें, एक आईटी मेजर कंपनी है इंफोसिस। इन्होंने अनाउंस किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सलील परेख है, इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर फिर से नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और इंफोसिस अगर इनकी स्थापना के बारे में बात की जाए तो 2 जुलाई 1981 में इसकी स्थापना पुणे में हो गई थी। अब इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके फाउंडर कौन है? एन आर नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकनी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंफोसिस के बारे में। इंफोसिस की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1981 में पुणे में, लेकिन इसका जो अब हेडक्वार्टर वो बेंगलुरु में है और इसके जो फाउंडर है वो एन आर नारायणा मूर्ति हैं और नंदन नीलेकनी है।
ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नए पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये हैं आईएफएस विवेक कुमार। इनके बारे में बात करें तो क्या है, प्राइवेट सेक्रेटरी जो बने हैं नरेंद्र मोदी के, विवेक कुमार बने हैं, जो कि क्या है, आईएफएस है, ठीक है। और इन्होंने जो विवेक कुमार है, इन्होंने रिप्लेस किया है संजीव कुमार सिंगला को। संजीव कुमार सिंगला की जगह अब विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहेंगे। उसके बाद आरबीआई ने अथोराइज्ड किया है ए सरप्लस ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फॉर आरएस 30,307 करोड़, 30,307 करोड़। यानी जो ये अमाउंट है, ये सरप्लस अमाउंट है आरबीआई के पास। अब आरबीआई इसको क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप देगी। अब अगर आप पूछे तो सरप्लस अमाउंट क्या होती है, सरप्लस ट्रांसफर क्या होता है? देखिए, आरबीआई भी कुछ ना कुछ तरीके से पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। अगर आरबीआई क्या है, प्रॉफिट कमाता है, तो उसका कुछ शेयर किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। अगर मान लो आरबीआई ने 30,307 करोड़ रुपया कमाया है, ठीक है, तो ये किसको हैंड ओवर करेंगे? आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेगी। तो यही क्या होती है, सरप्लस ट्रांसफर होता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर हम बात करें तो इस साल का जो सरप्लस रहा है, 2021-22 का जो सरप्लस रहा है, वो 30,307 करोड़ रुपए रहा है, जो कि आरबीआई ने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ऐसा तय किया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको हैंड ओवर कर देगी। आरबीआई की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसकी 596वीं मीटिंग में, जो कि मुंबई में आयोजित हुई थी, इसमें ऐसा तय किया गया है गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा कि क्या है, 30,307 करोड़ की जो अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में, इन्होंने क्या-क्या आंकड़े हमें दिए हैं, तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन जो बताया है, वो अभी तक का सबसे ज्यादा बताया है, जो कि 8.3% है इस साल। अगर हम बात करें अप्रैल के होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो आरबीआई के अकॉर्डिंग ये 15.05% है, और 7.8% क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द पेटीएम अनाउंस्ड ए जॉइंट वेंचर नेम्ड पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। जो पेटीएम है, अब एक जॉइंट वेंचर ओपन करने जा रहा है, जिसका नाम है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। और इसमें क्या है, जो पेटीएम ने जो अनाउंस किया है एक जॉइंट वेंचर को, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, इसमें जो पेटीएम है 950 करोड़ रुपए की लागत लगाएगा। 950 करोड़ की लागत के साथ ये जॉइंट वेंचर स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें सीईओ और फाउंडर की, ये है विजय शेखर शर्मा, जो कि पेटीएम के सीईओ है और फाउंडर है, और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में अगस्त। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। पीयूष गोयल ने लीड किया है इंडिया को कहां पर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, जो कि डेवोस में दावोस में 2022 में आयोजित हो रही है। इसके बारे में और पढ़े तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होती है, जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रही है, इसमें इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने, ठीक है। और ये 5 दिन की मीटिंग रहेगी, 5 दिन की मीटिंग रहेगी दावोस में, स्विट्जरलैंड में। और भारतीय डेलीगेशन को, इंडियन डेलीगेशन को लीड करने वाले जो मिनिस्टर हैं, वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। और जो अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो सर्व करता है प्रमोट करने के लिए इंडिया को एज ए डिजायरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। यानी लोगों का जो आजकल क्या होता है, फॉरेन कंपनीज जो होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट की बेस्ट जगह तय करती है, कहां पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये बताता है कि इंडिया इज द बेस्ट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अहम रोल प्ले करता है इंडिया में एफडीआई को खींचने में, ठीक है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल है, और हेल्थ एंड फैमिली वेल्थ मिनिस्टर है, वेलफेयर मिनिस्टर है मनसुख मांडविया। ये आप ध्यान रखेंगे कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मांडविया है, ठीक है, मांडविया। अगर हम बात करें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको नोट डाउन करेंगे। एंथनी एल्बनीज ने स्वॉर्न इन किया है एज ए ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर। देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके बोल रहा हूँ। क्या है, एंथनी एल्बनीज ने
ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्या है शपथ ली है। ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी लीडर एंथनी एल्बनीज ने स्वर्ण इन यानी शपथ ली है कंट्री के नए प्रधानमंत्री के रूप में। देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी है उसके लीडर एंथनी एल्बनीज ने शपथ ले ली है और ये 31वें प्रधानमंत्री वहां के रहेंगे। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। उसके बाद इंडियन स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज्ड, यानी जो भारतीय स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट है वो जारी हो चुकी है। इसमें क्या पाया गया है, जो पहले बात तो ये किसने जारी की है, तो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल चेयरमैन विवेक देबरॉय, ये जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के चेयरमैन जो है विवेक देबरॉय, उन्होंने इस स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट को जारी किया है। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं पर ये बनता है कि जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन है, उसके चेयरमैन है विवेक देबरॉय। तो विवेक देबरॉय ने ये स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये स्टडी करती है डाटा को, जो कि इनइक्वालिटी होती है किसी भी हेल्थ में, एजुकेशन में, हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में और लेबर मार्केट सेक्टर में। देखिए लेबर मार्केट सेक्टर क्या होता है, जो मजदूर होते हैं, ठीक है। एजुकेशन हेल्थ आप जानते ही हैं, हाउस होल्ड आप जानते हैं महिलाएं वगैरह या घरेलू जो व्यक्ति होते हैं, घरेलू सदस्य होते हैं, उनमें इनइक्वालिटी आ जाना। कितनी क्वालिटी किस में आती है उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की जाती है और वही क्या है, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट इंडिया, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 इनॉग्रेट किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ठीक है। अगर इनके बारे में पढ़ें तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है, यानी अगर आपसे पूछा जाए तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कौन है, तो वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव को, 2022 के कॉन्क्लेव को आईआईटी गुवाहाटी में इसको इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कॉन्क्लेव क्या करेगा, एनहेंस करेगा टाइज बिटवीन इंडस्ट्रीज के बीच में टाई है, एकेडमिक्स के बीच में, पॉलिसी मेकर्स एज वेल एज री एनर्जाइज रिसर्च स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, ठीक है। यानी जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इकोसिस्टम प्रिपेयर किया जाता है और रिसर्च के लिए जो एनर्जाइज किया जाता है लोगों को, स्टार्टअप्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इंडस्ट्री होती है, एकेडमिक्स होते हैं, उनके बीच आपसी तालमेल को ये एनहेंस करता है, ठीक है। अगर हम बात करें यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर की तो ये श्री धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर असम के, तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा और यहाँ पर जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे श्री राजकुमार रंजन सिंह। राजकुमार रंजन सिंह यहाँ के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ऐसे ही बात करें तो अंजलि पांडे, इन्होंने CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है, ठीक है। CII एक्सकॉन कमिटेड लीडरशिप अवार्ड जीता है। अगर हम बात करते हैं अंजलि पांडे की, तो ये इंजन एंड कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट लीडर एट क्यूमिंस इंडिया, इन्होंने क्यूमिंस इंडिया में क्या है, इंजन और कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट लीडर है क्यूमिंस इंडिया में। इन्होंने अंजलि पांडे ने ये प्राइज जीता है, कौन सा, XII एक्सकॉन 2022 और ये बेंगलुरु में जीता है। कहने का मतलब है जो अंजलि पांडे हैं वो इंजन कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट लीडर हैं क्यूमिंस इंडिया में, ठीक है। इन्होंने जो कमिटेड लीडर अवार्ड है CII एक्सकॉन 2022 का अवार्ड है वो जीता है और ये जीता है बेंगलुरु में, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कहां पर जीता, बेंगलुरु में। कौन सा अवार्ड जीता है, CII एक्सकॉन, और किसने जीता है, अंजलि पांडे ने। अंजलि पांडे क्या है, ये एक क्यूमिंस इंडिया में यूनिट लीडर है, क्यूमिंस इंडिया में यूनिट लीडर है। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है बायो RRAP पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। इनके बारे में पढ़े तो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने सिंगल नेशनल पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर एक स्टार्टअप है
जो कि लॉन्च किया है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो ये पोर्टल है वो अलो करेगा स्टेक होल्डर्स को टू व्यू द अप्रूवल, क्या कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अप्रूवल दी जाती है, तो अप्रूवल के लिए ये पोर्टल खोला गया है और इसमें एक यूनिक आईडी के तहत लोग क्या है एनरोल कर सकते हैं, जो कि बायो आरआर एपी आईडी रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो पोर्टल है ये क्या करता है, जो बायोलॉजिकल रिसर्चर होते हैं और डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं कंट्री में, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। यानी भारत में बहुत सारी बायोलॉजिकल रिसर्च चल रही है और उनके डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही है, तो उन सभी को रेगुलेट करने के लिए ये बायो आरआर एपी पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे लाइक और शेयर सब्सक्राइब की। आई होप ये सेशन आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। सारी न्यूज इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए और किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या बैंक का कोई एग्जाम हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, उन सभी में ये सारी न्यूज पूछी जाती हैं। ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं कोशिश भी करता हूँ कि कुछ न कुछ स्टैटिक जीके भी आपको प्रोवाइड कराई जाए करंट के साथ साथ। कुछ पिछली जो करंट अफेयर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाकर आपको दिखाए जाएं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आई होप ये सारे जो आपको सारे वर्क्स हैं ये आपको अच्छे लगते हैं और प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाली जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।